किस अनुच्छेद को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा गया है? आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है और किस वाद में इसका प्रतिपादन किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विधि के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस विधि की न्यायिक समीक्षा करेगी? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैखी जीके पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 एवं 13 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 से 32 तक में 6 प्रकार के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। आप लोग क्या करते हैं कि अनुच्छेद 14 से 32 तक को तो पढ़ते हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 एवं 13 को छोड़ देते हैं। लेकिन मूल अधिकार के संबंध में जितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद 14 से 32 है, ठीक उतना ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 12 एवं 13 भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं कि यह दो अनुच्छेद क्यों और कितना महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में कि अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजन या फिर जिसे उद्देश्य कहा जाता है, तो भाग 3 के प्रयोजन या उद्देश्य के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए, इसका अर्थ क्या है कि भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आता है और उस मूल अधिकार के संबंध में अलग अलग प्रावधानों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और पिछले 2 क्लास में हम लोग कई जगह राज्य शब्द को भी पढ़ चुके हैं। तो क्या है कि अनुच्छेद 12 उसी भाग 3 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया है। तो राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 12 के द्वारा। और किसके उद्देश्य के लिए, किसके प्रयोजन के लिए? तो भाग 3 के उद्देश्य के लिए। अगर हम भाग 3 ना कहें तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार के उद्देश्य के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आइए बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 के द्वारा राज्य शब्द में किन किन इकाइयों को शामिल किया गया है। तो राज्य शब्द में कुल 4 इकाइयों को शामिल किया गया है। कौन कौन? तो देखते हैं। पहला है भारत सरकार एवं भारत की संसद। दूसरा, राज्य सरकार एवं राज्य की विधानमंडल। तीसरा है सभी स्थानीय निकाय या फिर सभी स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा है अन्य सभी निकाय या हम कह सकते हैं अन्य सभी प्राधिकारी। यही 4 इकाई है जिसे अनुच्छेद 12 के द्वारा राज्य शब्द में परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द में इसे शामिल किया गया है। तो चलिए, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो समझ में आ रहा है कि भारत सरकार एवं संसद और दूसरा राज्य सरकार एवं विधानमंडल। लेकिन अगर तीसरे और चौथे पॉइंट की बात करें तो यहाँ एक वर्ड है प्राधिकारी। ठीक है, पहले प्राधिकारी के मतलब को समझते हैं। प्राधिकारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय से है जिन्हें कानून बनाने एवं कानून को लागू कराने की शक्ति प्रदान की गई है। तो वैसे व्यक्ति या वैसे निकाय को प्राधिकारी कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि सभी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे बात करें कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, फिर है माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड एवं इन्हीं के तरह अन्य सभी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय। फिर बात करते हैं
चौथे पॉइंट की, तो वह है अन्य सभी निकाय या प्राधिकारी। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय हो, जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, यह सभी अन्य सभी निकाय या प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। संवैधानिक मतलब जिसका प्रावधान संविधान में किया गया हो, और गैर संवैधानिक जिसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया हो। ऐसे इन दोनों टॉपिक को हम लोग डिटेल से समझेंगे और आगे चलकर इनके बारे में क्लास भी लाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा कि राज्य शब्द में अनुच्छेद 12 के द्वारा राज्य जिस राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो उस राज्य शब्द में किन किन इकाइयों को शामिल किया गया है। अब जब भी हम राज्य शब्द कहेंगे तो इसका मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब और भी बात कर लेते हैं, इस राज्य शब्द के बारे में और भी जान लेते हैं कि वह यह है कि इस राज्य शब्द में जिन इकाइयों को शामिल किया गया है, तो उन इकाई के कार्यों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कब? जब इनके कार्यों के द्वारा मूल अधिकार का हनन हो रहा हो, मूल अधिकार का जब उल्लंघन हो रहा हो इनके कार्यों के द्वारा, तब इनके कार्यों को हम अदालत में चुनौती दे सकते हैं। यह तो हुआ इनसे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई भी निजी इकाई या निजी संस्था जो राज्य के इकाई के रूप में, या फिर हम यह कह सकते हैं कि इन इकाइयों के संस्था के रूप में कोई भी निजी इकाई या निजी संस्था अगर कार्य कर रही है, तो वैसे निजी संस्था को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में उन्हें शामिल किया गया है। इसे फिर से समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई भी निजी इकाई या निजी संस्था जो इनके अंतर्गत, यानी बतौर राज्य के अंतर्गत जो भी इकाई है, तो उस इकाई के संस्था के रूप में अगर कार्य कर रही है, तो उस निजी संस्था को भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य में शामिल किया गया है। अब बात करें कि यहां नोट करके लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा को भाग 4 के लिए भी लागू किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 4, जो आगे पढ़ेंगे। भाग 3 अभी हम लोगों का चल रहा है। भाग 4 में क्या है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया है भाग 4 के अंतर्गत। तो वहां भी क्या है? राज्य शब्द आ रहा है। तो भाग 4 में भी जो राज्य शब्द आ रहा है, तो उसके उद्देश्य के लिए उस राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 12 के तहत ही भाग 4 के राज्य शब्द को भी परिभाषित किया गया है। तो वही लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 में जो यह राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो वह भाग 3 एवं भाग 4 दोनों के लिए किया गया है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 के बाद अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत, अर्थात मूल अधिकारों को छीनने का काम करती है, या फिर उनका अल्पीकरण करती है, अर्थात उन मूल अधिकार को न्यून मतलब कम करने का कार्य कर रही है, तो वैसे विधि या वैसे कानून को शून्य घोषित किया जाएगा। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया गया है। अब अगर हम इन शब्दों को दूसरे शब्द में समझें, तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 13 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकार
न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर न्यायिक पुनरावलोकन या फिर न्यायिक पुनरीक्षा या फिर न्यायिक समीक्षा योग्य है और इसे ही इंग्लिश में जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। तो न्यायिक समीक्षा को ही अलग अलग शब्दों से भी, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और वह कौन कौन से नाम है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन या फिर न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षा और जिसे इंग्लिश में जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, अगर इन शब्दों को भी तोड़े तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 13 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा, अब राज्य का मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी कानून जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उस विधि का न्यायिक समीक्षा कर सकती है और न्यायिक समीक्षा करने के बाद अगर न्यायालय को लगेगा कि वह विधि मूल अधिकार का सच में उल्लंघन कर रही है, तो उस विधि को न्यायालय अवैध या गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है और उस मूल अधिकार का मतलब उस मूल अधिकार को फिर से लागू करवा सकती है। तो यह प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 13 के द्वारा किया गया है। तो यहां आप समझ गए कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है या न्यायिक पुनर्विलोकन, यह सब क्या होता है और किसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है। तो बात करते हैं कि यह जो न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं और सभी वर्ड उसका मतलब समझा जाएगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन-किन न्यायालय को प्रदान की गई है? तो दो तरह के न्यायालय को, एक सर्वोच्च न्यायालय जिसे उच्चतम न्यायालय या इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और दूसरा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब कि न्यायालय उस विधि का न्यायिक समीक्षा करेगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है और फिर उस विधि को अवैध या गैर संवैधानिक घोषित करके उस मूल अधिकार को फिर से लागू करवाने का कार्य करेगी। तो वही शक्ति इन दो न्यायालय को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जो अभी मैंने आपको कहा कि न्यायालय उस विधि का न्यायिक समीक्षा करेगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। तो यह किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 13 के द्वारा प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इसी प्रश्न को आपसे पूछ लिया जाएगा और ऑप्शन में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 भी लिख दिया जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय यानी यह शक्ति जो प्रदान की गई अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अनुच्छेद 13 भी और अनुच्छेद 32 भी लिख दिया जाएगा, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13, क्योंकि शब्द क्या पूछा कि किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय उस विधि की न्यायिक समीक्षा करेगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, यानी उस विधि का न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी। तो वह अनुच्छेद 13 के द्वारा। तो यहां शब्द को समझना है। अगर आप शब्द के साथ खेलना सीख गए तो एग्जाम को निकालना सीख जाइएगा, नहीं तो फिर एग्जाम लक के भरोसे ही रह जाएगा कि लक साथ दिया तो प्री निकल गया और लक साथ नहीं दिया तो प्री भी नहीं निकला। मेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो शब्द के साथ खेलना सीखिए, शब्द को समझना सीखिए कि शब्द क्या कह रहा है।
ठीक है, और यह डिटेल पढ़ने से ही समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि जब इन सब बातों को हम लोग समझे तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का सुरक्षा कवच है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जब भी राज्य के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता है और वह कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो क्या होता है, न्यायालय उसका न्यायिक समीक्षा करती है। तो किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 13 के द्वारा। अनुच्छेद 13 के तहत मतलब यह प्रावधान किया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत करती है, लेकिन इसका प्रावधान अनुच्छेद 13 के तहत किया गया है। तो इसी वजह से हम इस आधार पर कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 मूल अधिकार का सुरक्षा कवच है। और इसी अनुच्छेद के द्वारा न्यायपालिका को मूल अधिकार का सजग प्रहरी या संरक्षक बनाया गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि न्यायपालिका एग्जाम में हो सकता है कभी न्यायपालिका वर्ड लिख दे या फिर कभी सर्वोच्च न्यायालय लिख देगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। कि किसे मूल अधिकार का सजग प्रहरी या संरक्षक बनाया गया है, तो कभी ऑप्शन में हो सकता है सीधा न्यायपालिका लिख दिया जाएगा या फिर कभी सर्वोच्च न्यायालय लिख दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सिर्फ यह सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर उच्च न्यायालय भी तो हो सकता था, क्योंकि वर्ड क्या है कि मूल अधिकार का सजग प्रहरी या मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। न्यायपालिका अगर नहीं देगा तो फिर वर्ड होगा सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे उद्देश्य के अंतर्गत कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार के संबंध में सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की गई है। किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकार को सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हाई कोर्ट जाइएगा और तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, बल्कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो इसी वजह से यह कहा जाता है कि ये मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय है। या फिर वर्ड लिख दिया जाएगा सजग प्रहरी, मतलब हमेशा उसका सुरक्षा करने के लिए जो तैयार हो उसे ही कहते हैं सजग प्रहरी। तो अब यहां से देखिए फिर से एक प्रश्न बन रहा है। प्रश्न यह है कि किस अनुच्छेद के द्वारा न्यायपालिका या फिर हम कहें कि सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार का सजग प्रहरी या संरक्षक बनाया गया है, ठीक है। तो अगर वर्ड सर्वोच्च न्यायालय लिख दे और अनुच्छेद में 13 और अनुच्छेद 32 भी लिख दिया जाए, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान है सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन यह वर्ड क्या है कि किस अनुच्छेद के द्वारा ये किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार का सजग प्रहरी या संरक्षक बनाया गया है, तो वह आंसर होगा अनुच्छेद 13। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आप में से लगभग 99% स्टूडेंट के मन में यह चलता होगा कि इसका आंसर अनुच्छेद 32 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 13 इसका सही आंसर होगा। चलिए इन बातों को समझ गए। अब बात करते हैं, यहां नोट करके लिखा गया है कि यह जो न्यायिक पुनर्विलोकन जो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, या जिसे न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन या पुनर्रीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, तो भारतीय संविधान में इस न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को किस देश के सिद्धांत से लिया गया है? तो वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं
कि अनुच्छेद 13 के द्वारा और किन किन बातों का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 13 के द्वारा आच्छादन या फिर जिसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है, ठीक है। और कौन कौन सा सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है? तो एक है पृथक्करणीयता का सिद्धांत और तीसरा अधित्याग का सिद्धांत। यह तीनों सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के द्वारा इन सिद्धांतों का प्रावधान किया गया, तो उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 13। अब बात करते हैं सबसे पहले कि यह आच्छादन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। आच्छादन के सिद्धांत को ही ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। क्या होता है यह सिद्धांत? आइए इसके बारे में जानते हैं। यहां पर देखिए एक वर्ड क्या लिखा गया था अनुच्छेद 13 के द्वारा कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, ठीक है। इन्हीं संदर्भ में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो आइए इस सिद्धांत को और भी अच्छे से समझते हैं कि क्या है कि ऐसी कोई भी विधि, ठीक है, ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकार से असंगत हो, अर्थात मूल अधिकार को छीनने का कार्य करती हो, तो उस विधि को मूल अधिकार के द्वारा ढक दिया जाता है, अर्थात वह विधि शून्य हो जाती है, यानी उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है, वह काम करना बंद कर देता है। मतलब कि मूल अधिकार का प्रभाव उस पर, मूल अधिकार के प्रभाव से वह विधि, वह कानून ढक जाती है। कहने का मतलब कि मूल अधिकार का उस कानून पर ग्रहण लग गया। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब मूल अधिकार का उस विधि पर ग्रहण लगता है, तो धीरे धीरे वह विधि सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। और जैसे ही वह ग्रहण हटता है, अर्थात मूल अधिकार का प्रभाव अगर उस पर से जब हटेगा, तो क्या होगा कि वह विधि फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी। तो ऐसे ही सिद्धांत को आच्छादन या फिर ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है, और जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, ठीक है। यानी इस सिद्धांत की शुरुआत कब से हुई? तो इसका प्रतिपादन भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में या मध्य प्रदेश राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। फिर बात करते हैं कि यह जो आच्छादन का सिद्धांत है, तो यह संविधान पूर्व एवं संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होती है। अब यह क्या है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद इन शब्दों को समझेंगे, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं अधित्याग के सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 के द्वारा क्या कहा गया था कि वैसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करती है, तो वह शून्य होगी, ठीक है। अब उन्हीं विधि को अब हम लोग डिटेल से जानेंगे कि वैसी कौन कौन सी विधि है जिसे शून्य घोषित किया जाएगा और उस विधि का किन किन अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 का 1, अनुच्छेद 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, ठीक है। फिर अनुच्छेद 13 का 4,
तो हो सकता है एग्जाम में अनुच्छेद 13 का एक ना लिख के 1 2 3 4 ना लिख के उसके जगह क ख ग घ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या फिर ABCD इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो किसी भी रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम अनुच्छेद 13 के 1 के बारे में। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि संविधान पूर्व विधियां, ठीक है, संविधान पूर्व विधियां, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व बनाई गई हो और वह विधि मूल अधिकार से असंगत हो, तो उस विधि को शून्य घोषित किया जाएगा, अवैध घोषित किया जाएगा। कौन करेगी? तो वह न्यायालय करेगी। तो क्या है अनुच्छेद 13 का 1 क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से असंगत है या उसका अल्पीकरण कर रही है, तो वह विधि शून्य घोषित होगी। ठीक है, तो वह क्या हुआ कि यहां पर देखिए, तो अनुच्छेद 13 के 1 के तहत मतलब संविधान लागू होने के पहले भी इस तरह के सिद्धांत को लागू किया जाता है, मतलब जिसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। तो वही यहां पर लिखा गया था ब्रैकेट में कि यह सिद्धांत, यह मतलब आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व एवं संविधान के पश्चात दोनों विधियों पर लागू होगी। ठीक है, दोनों प्रकार की विधियों। तो आप अभी देखें कि संविधान के पूर्व जो विधियां हैं और जो मूल अधिकार से असंगत है, तो वहां पर भी वह लागू हो रही है। और फिर अनुच्छेद 13 के द्वारा क्या है कि संविधान पश्चात विधियां या फिर जिसे संविधानेतर विधि कहते हैं, तो यहां पर भी वह आच्छादन का सिद्धांत लागू होगी। तो इसी वजह से कहा गया है कि यह आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व एवं संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होगी। तो चलिए अनुच्छेद 13 का 2 देखते हैं। इसमें जो प्रावधान किया गया है संविधान पश्चात विधियां, जिसे संविधानेतर विधि कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान के लागू होने के बाद राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार से असंगत हो और मूल अधिकार का अल्पीकरण कर रही हो। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 13 के 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाएगी संविधान के लागू होने की बाद की यह चल रही है। ठीक है, संविधान पश्चात विधि। तो इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार को छीनने का कार्य एवं उसे न्यून मतलब कम करने का कार्य कर रही हो। यह अनुच्छेद 13 के 2 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि अनुच्छेद 13 के 2 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के बाद अगर राज्य ऐसी कोई भी विधि बनाती है जो मूल अधिकार से असंगत है, तो वह उल्लंघन की या मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वह उल्लंघन की सीमा तक उसे शून्य घोषित किया जाएगा। यहां एक वर्ड आया उल्लंघन की सीमा तक। ठीक है, यहां देखिए नोट करके लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 के 2 के अंतर्गत एक शब्द आया उल्लंघन की सीमा तक। अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे भी कि ऐसी कोई भी विधि संविधान के लागू होने के बाद ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो, मूल अधिकार से असंगत हो, तो वह उल्लंघन की सीमा तक वह विधि शून्य होगी। वैसे अगर हम बात करें तो यह जो संविधानेतर विधि होती है, तो मूल अधिकार से असंगत होने पर इस तरह की विधि प्रारंभ से ही शून्य होती है, लेकिन न्यायालय के द्वारा इसकी घोषणा करना आवश्यक है कि संविधान के लागू होने के बाद अगर वैसी कोई भी विधि जिसे संविधानेतर विधि कहते हैं और वह मूल अधिकार से अगर असंगत है तो प्रारंभ से ही वह शून्य मानी जाएगी, लेकिन न्यायालय के द्वारा इसकी घोषणा करना आवश्यक है।
तो अभी हम इन सभी बातों को डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि उल्लंघन की सीमा तक वह शून्य घोषित होगी। ठीक है, तो उल्लंघन की सीमा तक यह जो वर्ड है, यह वर्ड पृथक कर्णीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। पृथक कर्णीयता के सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, यह क्या है। तो मान लीजिए कि संविधान के लागू होने के बाद राज्य कोई भी कानून बनाती है, कोई भी विधि या कोई भी अधिनियम बनाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी एक विधि बनाया गया। यहां पर समझिएगा एग्जाम्पल से, मान लीजिए कि यह विधि है। ठीक है, इस विधि का कुछ भाग, मान लीजिए यहां तक, यह जो भाग है, तो यह कुछ भाग मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है, लेकिन यह जो शेष भाग बच गया है, यह शेष भाग उस मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस विधि को दो भागों में विभाजित किया गया कि वह भाग जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है उसे अवैध घोषित किया गया, मतलब उसे अवैध कहा गया, और जो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रही है उसे वैध कहा गया। ठीक है, तो क्या होगा कि पृथक कर्णीयता के सिद्धांत के द्वारा अब यह वैध एवं अवैध को, दोनों को क्या किया जाएगा? एक दूसरे से, मतलब यह अवैध एवं वैध को, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा। मतलब कि सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का वह भाग जो जिसे न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया, तो वैध जो बचे हुए वैध कानून हैं उससे उस अवैध को अलग कर दिया जाएगा। इसे ही कहते हैं पृथक कर्णीयता का सिद्धांत या फिर उल्लंघन की सीमा तक शून्य। तो अब इसे भी समझिए कि मतलब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा जो यह जो कानून बनाया गया था, तो मान लीजिए यहां तक, मतलब उस नियम का जो यह जो कुछ भाग, यानी यहां तक मान लीजिए कि वह क्या कर रही है कि उस मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही है। तो उल्लंघन की सीमा, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक उल्लंघन की सीमा मानी जाएगी, तो इसी उल्लंघन की सीमा तक यह जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी अवैध घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अगर अवैध को, या फिर हम ऐसे कहें कि वैध भाग को अवैध भाग से अलग करने पर उस नियम का मूल उद्देश्य ही अगर समाप्त हो रहा है, तब वैसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगी कि उस पूरे नियम को ही वह अवैध घोषित कर देगी। तो उसे ही कहते हैं, तो उसी वर्ड को यहां लिखा गया है कि मूल अधिकार से असंगत संविधानेतर विधि प्रारंभ से ही शून्य ऐसे मानी जाती है, लेकिन इसकी घोषणा न्यायालय के द्वारा करना आवश्यक है। अगर न्यायालय पार्ट बाय पार्ट घोषित करती है तो वह फिर उसी रूप में समझा जाएगा, ऐसे अन्यथा प्रारंभ से ही शून्य मानी जाती है। इसका यही मतलब था। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 के 3 के क, ठीक है, और मतलब यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि है और इसके अंतर्गत किसे किसे रखा गया है, तो अनुच्छेद 13 के 3 के क के अंतर्गत उस विधि के अंतर्गत किस किस तरह के विधि आते हैं। तो विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, वह सभी इस विधि के अंतर्गत आते हैं और उसे अनुच्छेद 13 के 3 के क के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए कि अनुच्छेद 13 का 1, 13 का 2 एवं 13 का 3 के क के अंतर्गत जो भी विधि है, उन सभी विधि को आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं अगर उस विधि के द्वारा आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप उसके विरुद्ध अदालत जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 13 के द्वारा एक प्रश्न बनता है
वह प्रश्न यह पूछा जाएगा आपसे कि किस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को राज्य के द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। फिर से प्रश्न को हम कह रहे हैं कि किस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को राज्य के द्वारा, अब राज्य के अंतर्गत चाहे भारतीय संसद भी हो सकते हैं या विधान मंडल भी हो सकते हैं, राज्य की विधानमंडल जो कानून बनाने का कार्य करती है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों को राज्य के द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो वह होगा अनुच्छेद 13। चलिए, इन सब बातों को समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि क्या संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है? मतलब जिस विधि की यहाँ अनुच्छेद 13 के तहत बात हो रही है, तो वही कहा गया है कि संसद के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है, तो क्या वह संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम इस तरह का प्रश्न कब उठा? तो सर्वप्रथम इस तरह का प्रश्न शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के वाद में सुप्रीम कोर्ट में उठा था। इस तरह का प्रश्न, ठीक है, कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद के द्वारा किया गया संवैधानिक संशोधन वह अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है, मतलब कानून है? अगर वह अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में अगर विधि होगा, तो इसका मतलब यह होगा कि संसद मूल अधिकार का संशोधन नहीं कर सकती है, अगर वह कानून होगा तो अनुच्छेद 13 के अर्थ में। लेकिन अगर अनुच्छेद 13 के अर्थ में वह कानून अगर नहीं है संवैधानिक संशोधन, तो इसका मतलब यह होगा कि संसद मूल अधिकार का संशोधन कर सकती है। तो आइए इसी संदर्भ में किस किस वाद में किस किस तरह का निर्णय लिया गया उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, इस तरह का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में किस वाद के तहत आया? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के वाद या 1951 के मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिस वाद में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो संवैधानिक संशोधन जो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, तो वह विधि नहीं है अनुच्छेद 13 के अर्थ में। तो जब यह विधि इसे नहीं माना गया, तो इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकार का संशोधन कर सकती है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दूसरा वाद आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं बातों का अनुकरण किया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संशोधन वह विधि नहीं है अनुच्छेद 13 के अर्थ में, अर्थात संसद उसका संशोधन मतलब मूल अधिकार का संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के दोनों डिसीजन को चेंज कर दिया और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संवैधानिक संशोधन वह अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है। अर्थात इस वाद के तहत कहा गया कि संवैधानिक संशोधन चूंकि विधि है, इसी वजह से संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। और इसी वाद में यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्षी विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात भविष्य को लक्ष्य में रखकर विधि बनाने के सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कानून बनाने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन क्या हुआ
कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद के द्वारा जो यह डिसीजन लिया गया कि संवैधानिक संशोधन एक विधि है और संसद इसका मूल अधिकार का संशोधन नहीं कर सकती है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो जिस सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का यह बात संसद को नागवार गुजरी, उन्हें अच्छा नहीं लगा, और तत्पश्चात संसद ने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 13 के 4 को जोड़ा। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि अनुच्छेद 13 के 4 को संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसी अनुच्छेद के द्वारा, मतलब इसी संशोधन के द्वारा संसद ने अनुच्छेद 13 के 4 के तहत इस बात का उल्लेख किया कि संवैधानिक संशोधन विधि को उन्होंने अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। अर्थात यह जो संवैधानिक संशोधन है अब अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं मानी जाएगी और संसद उस मूल अधिकार का संशोधन कर सकेगी, ये संवैधानिक संशोधन कर सकेगी। तो इसी वजह से संसद ने इस 24वां संविधान संशोधन को लाया। कब? 1971 में, और इसी के द्वारा उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 13 के 4 को जोड़ा और इन बातों का उल्लेख किया कि संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर किया जाता है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 13 के 4 में किया गया। फिर क्या हुआ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को, यानी संसद के द्वारा यह जो 24वां संविधान संशोधन किया गया था, तो इस संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में वैध माना, सही माना। और सही मानते हुए इस वाद में, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है, इसी वजह से संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कंडीशन को भी रख दिया, एक शर्त को भी रख दिया कि ठीक है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना। तो इसका मतलब जब इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का शर्त रख दिया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संसद मूल अधिकार में संशोधन करेगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। मूल संरचना कहने का मतलब बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वाद में संविधान के मूल संरचना या फिर बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो वह होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में। फिर क्या हुआ कि आगे चलकर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का समर्थन भी किया, अनुमोदन भी किया। उन्होंने इस वाद में कहा कि केशवानंद भारती वाद में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वह सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो जब आपसे पूछा जाए कि किस वाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वह जो मैचिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है जिसमें 4 तरह के मैचिंग करने के लिए दिए जाएंगे, तो उसमें आपको एक तरफ लिखा जाएगा कि मूल ढांचा का सिद्धांत और दूसरी तरफ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य नहीं लिखेगा, बल्कि लिख दिया जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद। तो वहाँ पर फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया था, मतलब इस वाद के द्वारा इस सिद्धांत का समर्थन किया गया था। अब लास्ट हम लोगों का बच रहा है वह है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत
अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत कहने का मतलब कि कोई भी भारतीय नागरिक अपने मूल अधिकार का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें, क्योंकि हमारे संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से किया गया है, तो इसलिए अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार का त्याग कर सकती है, लेकिन भारत के नागरिक ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि मूल अधिकार का प्रावधान संविधान में केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं किया गया है, बल्कि पूरे समाज के मतलब लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए किया गया है। इसीलिए भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो यही था अनुच्छेद 12 एवं 13। थैंक यू।